अक्टूबर नंबर 15 का क्वेश्चन है, अक्टूबर नंबर 1543 वेरिएंट, और पेपर आपका है ये पेपर 2 जो है, पेपर 3 का कंपनी अकाउंट्स A2 की हम पढ़ रहे हैं। तो Pitman Public Limited Company has been trading for many years. The books of account on 30th June 2015. Administrative expenses दिए हुए हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फिक्सचर एंड फिटिंग है, मोटर व्हीकल है, इन्वेंट्रीज ओपनिंग दी हुई है, परचेजेस हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई हैं आपको, रेवेन्यू है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, अदर पेबल और अदर रिसीवेबल। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, अगर आपकी इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 70,300 की ऑन 30th June 2015। फिर सेकंड पे है जी, एट 30th June 2015 लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड एंड लैंड वाज वैल्यूड एट 90,000 एंड बिल्डिंग एट 65,000। ठीक है जी। एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड to administrative expenses as follows: building 2% using straight line method, fixture and fitting 15% using reducing balance method, motor vehicle 25% using reducing balance method। तो ये पेज नंबर बता दूं मैं, 221 है, पेज नंबर 221 है बुक का। तो goods with a cost price of 6,000 have been sold on credit with a markup of 20%. The customer who had purchased these goods had been declared bankrupt and the debts are to be written off. The bad debts is to be charged to administrative expenses. Provision for doubtful debts to be provided at 2.5% of the closing trade receivable. This is to be charged to administrative expenses. Taxation charge भी दिया हुआ आपको 12650 का। पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं। On 1st April 2015, the company issued a 5% for 50,000 repayable in 2024. Debentures हैं, इशू की है उसने 1st April को। अच्छा, our year is going to be end at 30th June. तो 1st April को जो आप डिबेंचर इशू करेंगे, तो April, May and June we have to pay interest for 3 months and no interest has yet been paid. On the same day, it also made a fully subscribed right issue of 1 ordinary share for every 4 ordinary share held at 1.5 per share. 0.5 premium है. No entries have been made in the books of account in respect of either of these items. हमने इसकी एंट्री ही पास अभी तक नहीं की, ना तो बैंक में ऐड किया ना डिबेंचर को आपने लिखा। इसीलिए अगर आप देखें तो डाटा में डिबेंचर्स मौजूद नहीं है और बैंक में भी आपने ये अमाउंट जो है वो ऐड अप अभी तक नहीं की हुई। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपने ऐड अप नहीं की हुई, मतलब ये कहने का। फिर नेक्स्ट टैक्सेशन चार्ज है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये उसने कहा है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि आया हुआ है। तो इनकम स्टेटमेंट आपको पता है कि हम स्टार्ट करते हैं सेल्स से, तो रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम बनाना शुरू करते हैं इसको, ताकि देख सकें कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। जो मैंने पिछले क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इस अगले क्वेश्चन की मैं पिक्चर दे दूंगा, वो आपने घर में करना है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं पिक्चर आपको दूंगा, वो आपने घर में करना है। इट इज गोइंग टू बी अ होमवर्क फॉर यू। स्टार्ट हम करेंगे किससे? ऑब्वियसली रेवेन्यू से। A2 का क्वेश्चन है ये, अक्टूबर नंबर 1543 का। रेवेन्यू दिया हुआ है 563,800 का। रेवेन्यू में लिख लेता हूं, बिकॉज़ देयर इज नो सेल्स रिटर्न, आई विल राइट रेवेन्यू डायरेक्टरी 563,800। इसमें से लेस कर दूंगा मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो आपको हमें क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी, जो हम फाइंड करते हैं। उससे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री एट 1 जुलाई दी हुई है 62400 की। राइट, ओपनिंग इन्वेंट्री है गिवन 62400, राइट ओवर हियर 62400। इसमें हम ऐड कर लेंगे बेटा परचेजेस, और परचेजेस में से आपको पता है कि परचेजेस रिटर्न माइनस होती हैं, कैरेज इनवर्ड ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे कोई परचेज रिटर्न कैरेज इनवर्ड मौजूद नहीं है। Only purchases are given and the amount of purchases is 268,200. It is right in front of you. 268,200. I will write over here 268,200. इसमें से मैं लेस कर दूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री
पेपर में क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री का पूरा डाटा लिखना है, हमें डायरेक्टली ये नहीं लिखना, तो मैं लिख रहा हूँ इन्वेंट्री 70,300 की है, ठीक है जी, वो आप माइनस कर देंगे, इधर आ जाएगा आपका लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम से 70,300 कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम 62400 प्लस 268,200 माइनस 70,300 आएगा 260,300, हम लिख देते हैं इधर, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा 260,300। 56,563,800 303500 आपका आ जाएगा। आपका आने जी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, जीपी आपने फाइंड आउट कर लिया, इसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं बेटा। और एक्सपेंसेस अब आपको पता है कि आपने किस तरीके से लिखनी है। एक्सपेंसेस में सिर्फ दो ही एक्सपेंसेस आप लिखेंगे, I'm not going to write all the expenses, and they are distribution expense and admin expense, or you may say selling expense and office expense, one and the same thing. I'll write distribution expenses. I'll go for the working of these distribution expenses. It will take a lot of time also. Expenses and admin expenses. Because it needs quite an working, so I will write expenses, and I'll write the amounts over here, and the total will come obviously like here, and the answer which is going to come after subtracting these expenses, that is known as operating profit. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपको पता है हम लेस कर देते हैं आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसको ऑब्वियसली आज के दौर में nowadays you call it finance cost, and after finance cost we get profit before tax, and then I'm going to subtract less tax charges, taxation minus कर देंगे, I will get after tax. You have to remember that you have to follow this format from now onwards. In the income statement of companies, whatever data is available, whatever complexity is given in the question, you have to follow this format rather than writing the expenses separately. आपको इस format को ही follow करना पड़ेगा. There is no other choice in which you can omit this format. आपको इस format को follow करना है और इसको जरिए ही आपको question को समझना है और लेके चलना है, और कोई तरीका आपके पास मौजूद जो है वो नहीं है। तो वर्किंग नंबर 1 हम इसकी जो है वो करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की, एंड देन वी विल गो फॉर द वर्किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, बिकॉज नॉर्मली उसने सारे एक्सपेंसेस एडमिन में ही डाले हैं, इसलिए मैं एडमिन के हवाले से पहले बात करना चाह रहा हूँ। तो पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके अंदर डाटा को देखने से पहले आप देखिए एडमिन एक्सपेंसेस आपको दिए हैं 141970, ठीक है जी। और उसके बाद मैं आपको नंबर 2 पॉइंट पे जरा गौर कराना चाह रहा हूँ कि 30 जून लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड, लैंड वाज वैल्यूड एट 90,000 एंड बिल्डिंग एट 65,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप देखें कि ऊपर हमें दिया हुआ है, असल में लैंड की कॉस्ट बढ़ी है, 135,000 दिया हुआ है, तो इसमें से 65,000 आप माइनस कर दें, 135,000 में से 65,000 माइनस कर दें तो 70,000 आपका आ जाएगा। So land cost was 70,000, but now it has become 90,000. Building will still remain the same. It will still be 65,000, and the depreciation on building will be calculated on 65,000 at the rate of 2%. I repeat again, 1,35,000 is the cost of land and building. The land and building includes 65,000 of building, which has already been depreciated by 21840, and the remaining amount is the cost of land, which is 70,000. So cost of land is 70,000, which has now become 90,000. तो हमारी जो लैंड है वो रिवैल्यू हो गया है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया, कितने का, 20,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो लैंड का क्रिएट हो गया। बिल्डिंग वैल्यू
has remained the same. 65,000 थी, अब भी उतनी ही है. So I'm going to write the administrative expenses first, 141970, and I have to go for the working because I don't have any other choice. So 141970, I will write 141970. Their admin expenses which are given. इसके अलावा और चीजें भी इसके अंदर ऐड होनी है, तुम साथ साथ करते जाएंगे, and then we'll go for the total of these admin expenses which are supposed to be written in the income statement directly. Let's move toward the question A. देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की सबसे पहले उसने कहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन है 2% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसको वो कह रहा है एडमिन एक्सपेंस में ही चार्ज कर दें. लैंड एंड बिल्डिंग 65,000 है बेटा, इसका 2% निकाल लेंगे, that will come 1300. So I'm going to write 1300 as depreciation on building. आपका सवाल उठता है कि हमजा कि आप जो है वो लैंड पर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं कर रहे? बेटा लैंड पर डेप्रिसिएशन होती ही नहीं, पता है ना आपको, लैंड विल नॉट डेप्रिशिएट. फिर फिक्शन एंड फिटिंग पे है 15% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये भी उसने कहा है कि आपने इसी में ही चार्ज करना है, यानी एडमिन एक्सपेंसेस में ही आ रहे हैं. तो फिक्शन फिटिंग पे यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 15%. लेट्स सी फिक्शन फिटिंग दिए में आपको 18110 के, इसमें से माइनस कर देते हैं हम 5310, और इस पे हम निकाल लेते हैं 15%, तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1920. आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर 1920 depreciation on fixed and fitting. Then there will be depreciation on motor vehicle which is 25% on reducing balance method. Depreciation on motor vehicle I'll write, ये वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको जगह दी होगी, आपको वर्किंग करनी ही पड़नी है. 41600 माइनस 19200, जो आपका आंसर आएगा उसका आप 25% फाइंड कर लेंगे, that is 5600. 5600 is going to be the depreciation on मोटर व्हीकल. और देखते हैं और भी एडमिन एक्सपेंसेस में चीजें जो है वो ऐड हो सकती हैं. लेट्स सी गुड्स विद अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 6000 has been sold with a markup of 20%. So if you calculate the markup of 20% on 6000, cost price 6000 है, markup 20% है, बेटा ये आपका आ जाएगा 1200. इसको ऐड कर देंगे तो 7200 के आपके क्या हो गए हैं, बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल, और वो कह रहा है कि ये एंट्री आपने पास नहीं की, और ये भी उसने कहा कि एडमिन एक्सपेंस में चार्ज करनी. दिस डेट इज टू बी रिटन ऑफ, यू विल चार्ज इट इन द एडमिन एक्सपेंसेस, यू विल रिकॉर्ड इट इन द एडमिन एक्सपेंसेस. I'm going to rub it up because 20% is calculated on the 6000 amount, which will become 1200 is the profit. Profit हम ऐड करेंगे तो हमने बेचा कितने का है, 7200 का बेचा, और वो हमारे बैड डेट्स हो गए. 7200 के आपके बैड डेट्स हो गए, जो आप वो जो कि आप लिख लेंगे यहाँ पर बैड डेट्स के नाम से 7200. आगे देखते हैं नेक्स्ट में और क्या कहता है जो आपने एडमिन एक्सपेंसेस में चीजें शामिल करनी है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहता है जी, वो भी कहता है एडमिन में डालना है, कितना है 2.5%. तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल देखें 76920 के हैं, ठीक है जी. 76920 में से 76920 में से पहले माइनस करेंगे बैड डेट्स जो हुए हैं, और फिर हम उसका क्या ले लेंगे जी 2.5%. आप कैलकुलेट करते हैं, हम देख लेते हैं 76920 माइनस 7200 जो आएगा उसका 2.5% निकाल लें तो ये आपका आ जाएगा 1743. ठीक है जी. इसके अलावा देखते हैं और कोई एडमिन एक्सपेंस में जो चीज शामिल करनी हो आपने. कंपनी कह रहा है जी इशू किए 5% डिबेंचर, ऑर्डिनरी इशू किए, उसका तो कोई ताल्लुक आपका उसके साथ जो है वो नहीं है जी. हमारा इसका टोटल कर लें, आप बताएं इसका टोटल जो है वो कितना आता है एडमिन एक्सपेंसेस का. टोटल इसका आ जाएगा 159733. सो 159733 is the total of admin expenses. I will write in my question basically
which is going to be written over here. Right over here. Distribution मैंने बाद में इसलिए किया कि डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कम थे ना, इसलिए 159733 मैंने लिख दिया, जो कि मेरा एडमिन कॉस्ट जो है वो मैंने फाइंड कर लिया, और ऑब्वियसली वो आगे भी चली जाएगी जो कि। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। In the question first you need to see that where is the distribution expenses have been written. डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमें कहीं भी नहीं दिए हुए, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एक ही दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन के अंदर। अगर आप गौर करें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के नाम से, which is 36120. distribution cost is already given in the question, which is 36120. You will write it as it is. It will become our which will make our question quite easy, क्योंकि वरना उसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ती ना हमें। 36120 इसका बेटा टोटल कर देंगे हम। टोटल आपका आ जाएगा 1,95853. So total is 1,95853 is the total. ये हम माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से 1,95853, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा जो कि आपका आता है 107,647. So 107,647 is the operating profit. इसमें से फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर देंगे। I have already discussed with you कि फाइनेंस कॉस्ट 5% डिबेंचर है आपके 50,000 की। 50,000 का 5% निकालेंगे और इंटू 3/12 जो कि 3 महीने का बनता है, which is become 625. I repeat again, देखिए वेंचर आप इशू कर रहे हैं 1 अप्रैल को, 5% डिबेंचर है 50,000 के, तो 50,000 का 5% निकालूंगा वो आ जाएगा 2,500. But you need to calculate debenture interest only for 3 months because our financial year will end at 30th June. अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स के आपके डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा, वो आप फाइनेंस कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। तो आई विल राइट ओवर हियर वेरी सिंपल 625 और ये मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा 107,022 आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। राइट 107,022, इसमें से बेटर टैक्स हम माइनस कर देंगे, और टैक्स में क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी दिया हुआ है टैक्सेशन चार्जेस इज 12,650, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 12,650, तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे 12,650, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि आपने फाइंड करना है वो आपका आ जाएगा which is 94,372. 94,372. इसमें यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बता दें ताकि मैं आगे चलूँ। Any kind of problem you want to ask, you can ask. I can repeat that. Otherwise हमने ये जो अपनी इनकम स्टेटमेंट है 94,372 वो बना ली। अब हम बनाएंगे जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। Though in this question we are not required to prepare the statement of changes in equity, just for your understanding, I am going to prepare the statement of changes in equity so that you may not find any difficulty in preparing the balance sheet. ये तो मसला आपको याद रखना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको फॉर्मेट को फॉलो करना है। जैसे इनकम से बनाते वक्त भी फॉर्मेट को फॉलो किया आपने, कंपनीज के अंदर आपको फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपका बैलेंस में आपका आ जाता है जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, वो हम लिख लेते हैं। देन डेफिनेटली व्हाट विल कम, शेयर प्रीमियम, देन कम्स जनरल रिजर्व्स, oh sorry, revaluation reserve, I'm sorry, then general reserves अगर है क्वेश्चन में तो सर आपको कैसे पता रिवैल्यूएशन रिजर्व है? वो लैंड रिवैल्यूएशन नहीं हुई थी उसकी लैंड की, वो इस वजह से मुझे लिखना पड़ा। और लास्ट में आपका आ जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी, ये हम बना लेंगे, इसका कॉलम वाइज बना लेंगे इसके हम, हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बन जाएगी। कोई ज्यादा इसमें अमाउंट्स हैं नहीं, लेकिन बनाई मैंने इसलिए ताकि आपको सारी चीजों के बारे में हमारा से एक दफा आइडिया हो जाए। Though we have discussed these things in AS program, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम एक बार फिर दोबारा से हम इसको लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने कंपनी का चैप्टर स्टार्ट करवाया है बेसिक्स के साथ आपको, और बेसिक्स से मैं लेके उठाऊं उसको, अभी भी मैं एक तरह से बेसिक्स ही करवा रहा हूँ। अच्छा, उसका रीजन क्या है? आप सोच रहे होंगे कि क्या रीजन है सर इतना बेसिक्स करवा रहे हैं? क्योंकि कंपनी के क्वेश्चन जो A2 में आते हैं वो बहुत टफ है,
तो बेसिक्स आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, तब जाके आपको A2 क्वेश्चन हैंडल करने में आसानी होगी, वरना A2 क्वेश्चन आपको कंपनी के समझ नहीं आएंगे। कंपनी A2 क्वेश्चन दे आर क्वाइट टफ। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस देख लीजिए, हम कितना दिया हुआ है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस में दिया हुआ है 60,000 का, ये दिया हुआ है 60,000। उसके अलावा जनरल रिजर्व मेरे ख्याल है क्वेश्चन में मौजूद ही नहीं है। रिटेन अर्निंग्स 30740 के हैं, तो 60,000 का पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिख लेते हैं हम। डिवैल्यूएशन रिजर्व अभी फिलहाल कोई नहीं है, और 30470 का आपका रिटेन अर्निंग्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30740, आई एम सॉरी 740. Okay, now I'll write profit for the year because profit needs to be written first. So I'll write profit first, and profit we have already calculated. So after profit, we don't need to see the 94372 is the profit. 94372 is the profit, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे रिटेन अर्निंग के कॉलम में 372 प्रॉफिट आ गया जी। उसके बाद आप राइट शेयर इशू कर रहे हैं बेटा, तो राइट शेयर इशू करेंगे तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। राइट शेयर देखें किस तरह से इशू हो रहे हैं और कैसे इशू हो रहे हैं, हम उसको देखते हैं। वो कहता है जी कि आपने राइट शेयर आप इशू कर रहे हैं जी, डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है, वो आएगी बैलेंस शीट में डिबेंचर के नाम से, बैंक में ऐड भी होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बट से नॉन करंट लायबिलिटी, तो इसका फिलहाल चेंजेस इन इक्विटी से कोई ताल्लुक एज सच नहीं होगा, तो उसमें हम इसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। अच्छा जी, मैं बता रहा था आपको राइट शेयर्स के बैलेंस से, तो राइट शेयर इशू कर रहे हैं 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड एट 1.5। तो शेयर हमारे पास कितने हैं, 60,000 के शेयर्स हैं बेटा। मैं आपकी कैलकुलेशन आपके सामने करता हूँ, 4 के बदले 1, तो ये आपके आ जाएंगे 15,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने का है 1 का, तो शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी 15,000, और शेयर प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी आपकी 0.5 7,500, और ऑब्वियसली बैंक की अमाउंट आपकी आ जाएगी 22,500, which is the amount you are supposed to add in cash and cash equivalent along with debenture obviously। तो 15,000 हम लिखूंगा मैं, इसको उठाना पड़ेगा मुझे, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई जो मैंने बताया आपको, इसको आपको लिखना है और इस तरीके से इसको हम फॉलो अप करेंगे और शेयर कैपिटल को। तो 15,000 जो है वो आपका आ जाएगा इसमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और 7,500 आपका ऐड हो जाएगा प्रीमियम में। हम करते हैं जी, तो राइट शेयर में 15,000 आप यहाँ ऐड कर देंगे, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। प्रीमियम में आपका ऐड हो जाएगा 7,500 बिकॉज प्रीमियम वाज नॉट देयर इन द पास्ट, और डिवैल्यूएशन रिजर्व में ऐड हो जाएगा 20,000। याद रखिएगा मैंने पहले बताया था कि आपकी बिल्डिंग 65,000 की है, लेकिन आपका जो लैंड है वो बेसिकली रिवैल्यू हो रहा है, वो बढ़ के आपका हो गया है 70,000, उसकी वैल्यू थी 70,000 से बढ़ के वो बन गया है आपका कितने का 90,000 का, तो 20,000 से आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 75,000। सर अगर इसमें हम जो है वो ये चेंज इन इक्विटी बनाए ही ना, तो ना बनाए, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बना लेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर है। डायरेक्टली करने में कोई गलती आपके साथ आपसे ना हो जाए, तो उसके लिए फिर मैंने कहा था ट्रांसफर टू रिजर्व अगर होता तो मैं लिखता कि जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहे। 30740 में प्लस कर देंगे 94372, 125112 आ जाएगा ये, ठीक है जी। तो ये हमने 125112 जो है वो भी अपना लिख लिया है जो हमने लिखना था। तो अब हम अपनी बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में आप हेडिंग लिख लेते हैं पहले हम जी। हमजा इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। नहीं सर, क्लियर है। कॉलम बना लेते हैं जी बैलेंस शीट के जो हमारे होते हैं नॉन करंट एसेट्स के।
डॉलर का साइन आ जाएगा जी। बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट बनाना मुश्किल हुआ करेगी आपसे, इसलिए मुश्किल हुआ करेगी कि आपको इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंबाइन करके लिखना है। ये एक पॉइंट है क्योंकि एएस के अंदर भी था, लेकिन एएस में इतने सारे एक्सपेंसेस नहीं दिए होते जितने आपको अब दिए होंगे, तो देयर इज गोइंग टू बी ए डिफिकल्टी फॉर यू। सबसे पहले हमारा आ जाता है जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग की आ जाती है हमारी नॉन करंट एसेट्स में। ओह, हम देते हैं तो 90,000 का हो गया। अब सारी बात है 20,000 से बढ़ गया है, तो ये जो अमाउंट आपकी आ जाएगी 155,000 हो जाएगी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग। सर ये कैसे निकाली आपने? बेटा आपका पहले लैंड एंड बिल्डिंग जो दिया हुआ है ना वो 135,000 का, तो लैंड उसमें से 70,000 कॉस्ट का था, और लैंड में इजाफा हुआ है 20,000 का, तो 135 से वो बढ़ के 155,000 हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट। देख लें 135 से 145 155 हो जाएगी। डेप्रिसिएशन कितनी है? 21,840 डेप्रिसिएशन आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की इस वक्त है, और जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है नई लैंड एंड बिल्डिंग पर वो कितनी है? 1300। तो 21,840 प्लस 1300 मिला के माइनस करेंगे ना, 23,140 आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन। तो इधर हम माइनस कर देंगे, एक कॉलम हम और दरमियान में बना लेते हैं 140, और कॉलम भी यहाँ बना लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और ये हम माइनस कर देंगे जी। तो आपका आंसर आ जाएगा 131,860। ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा एसेट है जी अल्लाह के फजल करम से? फिक्स्ड एंड फिटिंग। तो उसको हम देख लेते हैं जी, फिक्स्ड एंड फिटिंग को हमें क्या करना है जी। फिक्स्ड एंड फिटिंग हम देख लेते हैं जी, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने का? 18,110 का, 18,110 का, इसमें से माइनस कर देंगे हम जो फिक्स्ड एंड फिटिंग 5310 है, ठीक है जी। उसके अंदर आप ऐड कर देंगे जो डेप्रिसिएशन आपकी अब हुई है 5310 में 1920, 5310 पहले से हो चुकी है, 1910 अब हुई है, टोटल आपकी आ जाएगी 7220। ये आप माइनस कर देंगे इसमें से 7220, लेट मी सब्ट्रैक्टेड, आंसर आपका आ जाएगा 10890। आंसर इज 10890। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपका आ जाता है जी मोटर व्हीकल। देखते हैं जी मोटर व्हीकल हमें कितने का दिया है। मोटर व्हीकल हमें 41600 का दिया है। और इस पर डेप्रिसिएशन जो पहले हो चुकी है वो 19200, और अब कितनी हुई है? 5620। तो 19200 प्लस 5620, ये आपकी आ जाएगी जी 24820। 24820 माइनस कर देंगे 16780 आपकी आ जाएगी मोटर व्हीकल की बुक वैल्यू 16780। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 159,530। 159,530 जी। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बता दें। कर लिया अपना 159,540 आ रहा है, सॉरी 540। मेरे ख्याल है किसी एक अमाउंट में छोटी सी गलती मैंने की है, चेक कर लेते हैं।
ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट हम बनाते हैं करंट एसेट्स, उसको बाद में देख लूंगा मैं। करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आती है आपको पता ही है, क्लोजिंग इन्वेंटरी। यूज्ड टू राइट द क्लोजिंग इन्वेंटरी इन द करंट एसेट्स। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी लिखता हूँ जी मैं। क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑब्वियसली क्वेश्चन में आपको पहले से दी हुई है 70,300। मैं लिखूंगा यहाँ पे 70,300। फिर आपके आ जाएंगे जी ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में से आपको पता है कि आपने बैड डेट्स भी माइनस करनी है, प्रोविजन भी माइनस करनी है। तो ट्रेड रिसीवेबल देखिए कितने के दिए हुए हैं आपको। ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए 76,920 के, 76,920 माइनस 7,200, और फिर माइनस आप करेंगे जो कि आपने प्रोविजन है 1743 माइनस कर देंगे जी। तो 76,920 माइनस 7,200 माइनस 1743, तो 67977 आपके ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे। 67977। फिर आपके आ जाएंगे जी अदर रिसीवेबल्स। अदर रिसीवेबल बेटा क्वेश्चन में दिए हैं इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ये अदर रिसीवेबल भी आप ट्रेड रिसीवेबल में ऐड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की। अदर रिसीवेबल 1040 के हैं, बेहतर है कि आप इनको अलग ही लिखें। जैसे मार्क्स की मैं आपको अंदर करके या इसके अंदर ही लिखा होगा, लेकिन जरूरत नहीं है। becomes very complex to calculation आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको पता है जो अमाउंट दी हुई है उसके अंदर आपको दो चीजें ऐड करनी है। कैश एंड कैश में 650 के दिए हुए, 650 में एक तो नए शेयर आपने इशू किए बेटा, वो आपके ऐड होंगे 22,500 की, और आपका ऐड होंगे डिबेंचर्स जो आपने इशू किए हैं 10,000। इसकी एंट्रीज पास आपने नहीं की थी उसने क्वेश्चन में, यानी इसकी एंट्रीज कैश में अमाउंट आपने ऐड की ही नहीं हुई थी, आपको ऐड करनी पड़ेगी सारी बात। ये आपके आ जाएगा 73,150, 73,150। ये मैं ऐड कर लूंगा इनको, तो मेरे पास ही टोटल एसेट्स आ जाएंगे +1040 प्लस 67977 प्लस 70,300, 212,467 आपका आ जाएगा आंसर 467। इसमें मैं ऊपर वाली अमाउंट ऐड कर दूंगा प्लस 159,540, 372,007 आपका टोटल एसेट्स आ जाएगा। 372,007 will be your total assets। ठीक हो गई जी। उसके बाद आपने बनानी है जी कैपिटल एंड लायबिलिटीज का सेक्शन, उसको हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन आपका आता है, और शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि हम पहले ही बना चुके हैं बेटा। चेंज इन इक्विटी जो बनाई है उसके लिए आसानी हो जाएगी हमारे लिए। चेंज इन इक्विटी में जो आपने बनाया है उसी को आपने क्या लिख देना है, कॉलम वाइज लिख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल रिजर्व्स जो है उसमें सबसे पहले आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आएगा, आप लिखेंगे वी हैव द स्पेस, यस वी हैव द स्पेस। इसमें आपका आ जाएगा जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ठीक है जी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में कितने के दिए 60,000 के बेटा पहले थे, और आपको पता है आपने कितने के मजीद इशू किए 15,000 के, ये बिल्कुल कम 75,000। पीछे चेंज इन इक्विटी में चेक कर सकते हैं, आपने लिखा है शेयर प्रीमियम है आपका आ जाएगा 7,500 का, आप लिख चुके हैं। चेंज इन इक्विटी में चेक कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका आ जाएगा बेटा, लिख चुके हैं आप। ये फायदा है आपको बनाने का, क्या बना चेंज इन इक्विटी, कि आपको इसमें यहाँ बनाते हुए प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट विल बिकम इजी टू हैंडल दिस एंड यू विल गेट रिटेन अर्निंग्स टोटल आल्सो, which is, let me check it out, रिटेन अर्निंग से टोटल हमारा कितना था 125,112। So I am going to here
125112 इनको हम ऐड कर लेंगे जी। 125112 प्लस 20,000 प्लस 167612 आपका 16761। नेक्स्ट आपकी आ जाती है बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज, जो आप लिखते हैं, जो कि क्वेश्चन में आपको दी हुई है, क्योंकि आपने उसको ऐड भी किया था नेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, क्योंकि आपने वो एंट्री पास नहीं की हुई थी किसकी 5% डिबेंचर की। तो बेटा वो डिबेंचर आपके सारी बातें यहाँ भी लिखे जाएंगे, राइट 5% डिबेंचर ओवर देयर। And you will write in the outer column directly, which is 50,000. सर ये जो अभी आपने टोटल किया है ये दोबारा चेक करिएगा एक दफा। करंट लायबिलिटीज में आपका क्या आ जाएगा जी, ये पेबल्स आ जाएंगे आपके जी, अदर पेबल आ जाएंगे आपके, और भी कोई लायबिलिटी हो सर ये कैपिटल एंड रिजर्व वाले का टोटल चेक करिएगा। नहीं है अभी, साल में आएंगे पेबल्स आ जाएंगे, अदर पेबल्स आ जाएंगे। देखते हैं ट्रेड पेबल्स हमें कितने के दिए हुए क्वेश्चन में। If you just look at their trade payables, so trade payables are 80,250. I'm going to write on this column 80,250, and the other payables are 870. वैसे इन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी पार्ट ऑफ द कंपनी है, इट्स अ पार्ट ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या जरूरत है कि आप परेशान होने की। You will write it as it is so that you can go for the total much more easily, and 80,250 plus 870 आप कर देंगे तो 81120 आ जाएगा आपका। हम शायद मिस कर रहे हैं, मैं देख लेता हूँ सब क्वेश्चन में। ओके ओके 811 वो 81120। अच्छा जी, टोटल को जरा चेक करने हम अब, तो उसको देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है ये। जी हमने वो इंटरेस्ट जो था, हमने भी पेबल था वो भी लिखना, इंटरेस्ट पेबल था ना, जो अक्रूड इंटरेस्ट था वो हमने अभी नहीं लिखा, तो वो भी ट्रेड अदर पेबल में आना है अक्रूड इंटरेस्ट, तो उसको भी आपको रिकॉर्ड जो है वो करना पड़ेगा। अक्रूड इंटरेस्ट आपका है, तो उसके हिसाब से ही आपने जो है ना, और ये 227612 ही आप ठीक कह रहे हो, वो भी मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, इसका टोटल 7612 ठीक हो गया जी। और इंटरेस्ट का पॉइंट इसमें आना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है उसको मैं जरा देख लूं। और उसके अलावा जो है वो और चीजें जो है ना आपने लिखनी है, तो इंटरेस्ट टैक्सेशन टेबल भी आना है, जिसमें टाइम थोड़ा रहेगा। ड्यू है आपका 625 का, और 12650 का आपका टैक्स पेबल है। ठीक है जी, टोटल कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका बराबर आ जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, टोटल आपका इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो टोटल आप कर दीजिएगा, इसका टोटल आपका इक्वल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो थैंक यू वेरी मच, आपने सॉल्यूशन को देखा, और टोटल ग्रैंड टोटल भी आपका 372,007 जो है वो आ जाएगा जब आप उसको निकालेंगे। देख लें इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम है। 625 इंटरेस्ट आना है, और वो जो था आपका 94395 आ रहा है टोटल, वैसे देख लेता हूँ
और टोटल कर लेंगे आपको, आपका वही आ जाएगा 372,007. दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन. इससे अगला क्वेश्चन आपने घर में करना है. ठीक है जी. उसकी पिक्चर मैं आपको अभी ले लें, अगर बंद हो गया तो फिर मैं आपको भेज दूंगा. सर मुझे बस पेपर ये क्वेश्चन है, बता दें. इसकी पिक्चर लें आप. जी